Hello, my dear students. My name is Dr. Vishali Ghai and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So children, today we are talking about class 10th chapter 1 chemical reactions and equations. So bachcho, in this chapter we'll talk about various types or various categories involved. Like we'll discuss about the types of chemical reactions or changes in matter like physical and chemical changes. Then we'll talk about various types of chemical equations, what are the steps of balancing the equation. Then we'll finally discuss about the types of chemical reactions. At the end, we'll discuss about the oxidation. So let us start with the types of change in matter, that is physical and chemical change. So बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे टाइम चलता जाता है आप देखते हैं आपके सराउंडिंग में आसपास कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. सो हम आज उन्हीं चेंजेस की बात कर रहे हैं. Types of changes in matter. So when we talk about these changes, we classify them as physical change and chemical change. So पहले हम physical change की बात करते हैं. So जब हम बात करते हैं physical change की कि होता क्या है, ये तो हमें पता है दो तरह की changes हैं. One is physical change and other is chemical change. So if I ask you what is physical change, तो हम simple ही कहते हैं physical change में एक substance अपनी physical state को change करता है. And it does not show any change in its chemical composition. That means I can write one substance changes its physical state. Okay. So one substance changes its physical state. That means it changes its physical state from one state to another. And there will be no change in their chemical composition. Chemically, there should be no change. So if there is no change in chemical composition, I can say that it is a physical change. अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे, तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकल चेंज में क्योंकि सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है इसलिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आएगा. चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो लेट अस डिस्कस ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं. तो पहली चीज, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा. मैंने आपको बताया फिजिकल स्टेट चेंज होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा. दैट मीन्स कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म. कोई नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनेगा. ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो एग्जाम्पल मैंने लिया वाटर. वाटर लिक्विड में है, आपने इसको हीट किया, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. लिक्विड वाटर से स्टीम बन गया, वाटर वेपर बन गया. ठीक है. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये देखिए इसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस जा रहा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है. मैं आपसे पूछूं कंपोजिशन में क्या चेंज है, आप कहेंगे पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है. सो कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ. राइट. मैं पूछूं कोई नया सब्सटेंस बना, आप कहेंगे कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना क्योंकि पहले भी H2O था, अब भी H2O. इट इज ओनली चेंज इन द फिजिकल स्टेट एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सिमिलरली आपने लिक्विड वाटर लिया और उसको फ्रीजर में रख दिया, कूल कर दिया, क्या बन गया? आइस बन गई, सॉलिड, वाटर सॉलिड बन गया. So ice, water, water vapor, they all have different physical properties. But chemically they all are H2O. Chemically they all are same. So ऐसी properties को हम क्या कहते हैं? ऐसी properties को हम कहते हैं physical properties and such type of changes we call them as physical change. समझ में आया बच्चों? तो अब बिल्कुल सिंपल हो गया कि कहीं पे भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो हमारी फिजिकल चेंज हो गया, और कहीं पे हम बात करें केमिकल चेंज की तो लेट अस डिस्कस कि केमिकल चेंज में क्या चेंजेस होते हैं. सो व्हेन आई कंसीडर केमिकल चेंज, मैं आपको कहूं कि एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट कर रहा है या खुद ही डिकम्पोज हो रहा है और एक नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है. मीन्स केमिकली एक नया सब्सटेंस बन रहा है, हम उसे कहेंगे केमिकल चेंज. कैन आई राइट वन न्यू सब्सटेंस? वन न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. एक नई चीज बन गई. केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. अब आप ध्यान रखिए, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, जबकि फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा था. अब आप कहेंगे कि फिजिकल में चेंज क्यों हो रहा है, केमिकल चेंज है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना चाहिए.
सो माय आंसर इज, जब कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा तो बच्चों वो नया सब्सटेंस पहले वाले सब्सटेंस से फिजिकली भी डिफरेंट होगा और केमिकली भी डिफरेंट होगा. सो कंपोजिशन तो डेफिनेटली बनेगा ही नया, और साथ साथ हमारे पास क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है. सो केमिकल चेंज में हम बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करते हैं. सो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, जहां केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, एंड जहां जरूरी नहीं वन बने, मोर देन वन भी हो सकते हैं, जहां नए सब्सटेंस बने. ठीक है. वन और मोर देन वन सब्सटेंस मे बी फॉर्म्ड. सो नए केमिकल सब्सटेंस बनते हैं. ठीक है. जैसे मैंने रिएक्शन की H2 प्लस O2 की, H2 प्लस O2, और मेरे पास बन गया H2O मॉलिक्यूल. तो ये क्या है? H2 गैस थी, O2 गैस थी, वाटर लिक्विड था, H2 कुछ और कंपोजिशन है, फॉर्मुलाइज H2 ओनली, ऑक्सीजन फॉर्मुलाइज O2, न्यू प्रोडक्ट इज इट हैज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, दैट इज H2O वाटर. CaCO3 आपने लिया, डिकम्पोज कर दिया CaO एंड CO2 में, कुछ रिएक्टेंट डिफरेंट था, एंड फाइनली विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट. सो एक नया, एक या एक से ज्यादा नए केमिकल सब्सटेंस बन रहे हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पुराने वाले से डिफरेंट है. वी कॉल इट एज केमिकल चेंज. चलिए आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. केमिकल चेंज में हम कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करेंगे. सो कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस, लेट अस डिस्कस हियर फ्यू ऑब्जर्वेशंस इन दिस केमिकल चेंज. सो पहला हमने ऑब्जर्व किया कि केमिकल चेंज में हमारे पास स्टेट चेंज होती है. इफ आई से चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस, तो आप कहेंगे एक एग्जांपल दो. ठीक है जी, अभी हमने बात की 2H2 प्लस O2 हमारे पास आ गया 2H2O लिक्विड फॉर्म में. ये गैस था, ये गैस था, ये लिक्विड हो गया. सो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई. अर्लियर वी हैड द रिएक्टेंट्स इन गैसियस फॉर्म, बट द प्रोडक्ट नाउ कम्स इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है जी. दूसरी ऑब्जर्वेशन समटाइम्स वी गेट द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. प्रेसिपिटेट बन रहा है. प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक सम इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड एंड गेट डिपॉजिटेड इन एट द बॉटम ऑफ द सोल्यूशन. सो प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल लेते हैं. आपने लिया पोटेशियम आयोडाइड, आपने उसमें डाला लेड नाइट्रेट. दोनों सोल्यूशंस हैं, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, दोनों के एक्वस सोल्यूशन हमने लिए हैं, एंड वी गेट पोटेशियम नाइट्रेट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड वी हैव the precipitate of lead iodide which is yellow in color, and after some time you can see it will settle down at the bottom. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है और हमारे पास कुछ केसेस में प्रेसिपिटेट बनता है. इसी तरह से बहुत कॉमन एग्जांपल आप पढ़ते हैं NaCl, you add AgNO3 to it and you get NaNO3. Na इसका, NO3 इसका, तो Ag इसका और Cl इसका. सो प्रेसिपिटेट क्या बना? AgCl. ये हमारा व्हाइट पीपीटी होता है. वी कॉल इट एज सिल्वर क्लोराइड. तो ये व्हाइट पीपीटी बना. सो दिस इज वन ऑब्जर्वेशन दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास हुआ. अब मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ केसेस में गैस इवॉल्व होती है? आप कहेंगे बिल्कुल होती है. इवोल्यूशन ऑफ गैस. सो गैस हैज बीन इवॉल्व्ड. सो जब गैस इवॉल्व हो रही है तो उसका एक एग्जांपल लिखते हैं. जिंक में H2SO4 डाला एंड वी गेट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. और हाइड्रोजन जब रिलीज हुई तो वो गैसियस फॉर्म में हुई, बिकॉज हाइड्रोजन इन नेचर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. सो इट रिजल्ट्स इन इवोल्यूशन ऑफ गैस. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, व्हेन एनी एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड इट रिलीजेस, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस. इसके अलावा कुछ और कॉमन चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइक टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर. हम देखते हैं कई बार रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं तो रिएक्शन में से हीट निकलती है. चेंज इन टेम्परेचर. देन समटाइम्स वी ऑब्जर्व चेंज इन कलर, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, कलर चेंज हो जाता है. व्हेन वी कट एनी एप्पल एंड कीप इट इन एयर फॉर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट इट्स अपीयर्स लिटिल बिट ब्राउनिश कलर. सो ये क्या है? कलर चेंज हो रहा है. ठीक है. तो यहां हमारे पास कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो केमिकल चेंजेस में आती हैं.
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए और एग्जाम्पल्स भी हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो हमने ये पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में भी, थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। सो जब मैं आपसे पूछूं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है, तो आप कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है, जब उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दें तो वी गेट इट एज केमिकल इक्वेशन। So it is nothing but the schematic representation or symbolic representation of any chemical reaction using symbols, using formula. So अगर हम फॉर्मूला या सिंबल यूज कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन का और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी कॉल इट एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको ध्यान देने की, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वी ऑलवेज राइट रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड एंड an arrow pointing towards product। ठीक है, तो ध्यान रखिए रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में ही जाएगा। अब केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन में। फर्स्ट थिंग इज इट शुड रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो, केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल चेंज होना ही चाहिए। What does it mean? It means reaction is able to carry out that reaction. That reaction should be possible. And it forms some new substance. Next, it must be balanced. Very, very important point. अब मैं आपसे पूछूं बैलेंसिंग होना क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग होना इसलिए जरूरी है so that the number of reactant molecules or the atoms on left hand side would be equal to the number of atoms on right hand side. That means towards product side. So as to follow the law of conservation of mass. इसलिए इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। That means number of atoms on both sides should be equal. Then elementary reaction की जगह हमारे पास molecular reaction होना चाहिए। Molecular reaction means all those substances which exist in nature we are supposed to write in that form. Suppose मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन react with oxygen to form water, और अगर आप ये reaction लिख रहे हैं तो this is wrong. You are supposed to write the reaction in their molecular form and then balance the equation. So balancing होनी चाहिए, but first of all it should be in molecular form. So molecular form का मतलब क्या है? That should be the stable form in which that element actually in nature exists. And we need to mention the change in temperature and the state of that substance, either reactant and product. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन लिखने के टाइम पे ध्यान रखनी है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब बात आती है कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, एंड मैंने आप लोगों को पहले भी एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। यहां हम बात करेंगे पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड की। बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये टॉपिक आता ही आता है। सो जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारे पास उस इक्वेशन को लिखने के कई तरीके होते हैं। पहला हम करते हैं उसको स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब होता है द इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड। जैसे हमें दी हुई है हमने वैसे की वैसे लिख ली, अब हम उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा? स्टेप नंबर 1 इज टू राइट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखी, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप सेज कि आप उसकी प्रॉपर केमिकल इक्वेशन लिखो। प्रॉपर केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर केमिकल इक्वेशन मतलब कि हम उसमें फिजिकल स्टेट भी इंक्लूड करें। प्रॉपर केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है हम उसमें हीट, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन भी इंक्लूड करें। प्रॉपर केमिकल इक्वेशन में हम कंडीशंस भी लगाते हैं विच आर नेसेसरी, जिसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती।
कहीं गैस का इवोल्यूशन है तो वी यूज अपवर्ड एरो, और कहीं प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वी यूज डाउनवर्ड एरो। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ इक्वेशन को किस किस तरह से लिख सकते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जस्ट राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। Proper chemical equation, write the equation with the balanced form and all these points related written along with it. Third step is we just write the balanced chemical equation. We can write the balanced chemical equation. So we have three ways, but overall if we take the balanced chemical equation and we write all these conditions, that is the final and correct way of writing any chemical equation. So मैंने आपको तीन तरीके बताए। स्केलेटल आपने एज सच लिख दिया, दैट जनरली वी डोंट एक्सेप्ट। सेकेंड होता है प्रॉपर केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड हो, जिसमें सारी चीजें हो। थर्ड हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, विच सेज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंड हमें अब यहाँ पे इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करनी है, और वो क्या है, what are the steps for balancing any chemical equation. So बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कौन कौन से स्टेप्स हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सो हमारा हेडिंग हो गया बैलेंसिंग, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेरियस स्टेप्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 सेज कि आपके जो भी स्केलेटल इक्वेशन है आप उस स्केलेटल इक्वेशन को लिख लें। मैं यहाँ स्टेप्स नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे सीधे एग्जांपल लिखूंगी। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है दैट कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with hydrogen gas has been released. सो कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, उनके बेसिस पे आपको इक्वेशन लिखनी है, लाइक मॉलिक्यूलर होना चाहिए। सो कैल्शियम इन नेचर हमें पता है नेचर में Ca फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज इट इज मेटल। वाटर का फॉर्मूला हमें पता है, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, कैल्शियम एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। Then what is the formula of calcium hydroxide? Calcium hydroxide is CaOH whole twice, and hydrogen gas in molecular form hydrogen is H2 representing in this form. ठीक है, अब ये CaOH whole twice क्यों बना, फॉर्मूला कैसे पता चलता है, मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बता देती हूँ। दो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एंड वी कॉल इट एज क्रिस क्रॉस मेथड, एंड फॉर दैट यू आर सपोज टू लर्न द valencies of these ions, criss-cross method. So suppose आपके पास है calcium and hydroxide, and you are supposed to form the formula between the two. If I know the valency of calcium is +2 and hydroxide is -1, that you are supposed to know. There is a table given in your NCERT class 9th, नहीं तो मैं description में वो table add कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। So ये 2 जाएगा इस OH के पास, और ये जो 1 है ये जाएगा इस calcium के पास। So 1 हम लिखे नहीं लिखे एक ही बात है, OH पूरे पे जा रहा है ये 2, so the formula comes out to be CaOH whole twice. So formula making is very simple, provided you should know the valencies on each ion. So आप इस valencies की प्रैक्टिस कीजिए so that आपको जल्दी से फॉर्मूला बनाना आ जाए। So फर्स्ट स्टेप हमारा था, हमने स्केलेटल इक्वेशन लिखी। सेकेंड स्टेप था हमने उस स्केलेटल इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा, उनके फॉर्मूले लिखे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आती है, थर्ड हमारा स्टेप आता है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक्चुअली बैलेंसिंग हमारी यहीं से ही शुरू होती है, एंड वी जनरली स्किप द फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट, दैट वी शुड नॉट डू। हमें इन पॉइंट्स को स्किप नहीं करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। सो टेबल इज यू राइट एटम्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट साइड, एंड व्हाट आर एटम्स वी आर हैविंग, वी हैव कैल्शियम, हाउ मेनी एटम्स वी हैव ऑन कैल्शियम लेफ्ट साइड 1, कैल्शियम राइट साइड 1। देन वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ कितने हैं 2 + 2 4। ठीक है, सो दिस इज नॉट बैलेंस। उसके बाद तीसरा आइटम है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है 2। सो वी हैव दिस एज द टेबल दैट shows that the equation is not balanced. So अब हम क्या करें, अब हम बैलेंस इक्वेशन के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे।
सो सबसे सिंपल तरीका है, जो भी आपके पास इसमें सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला है आप उस फॉर्मूले को ले लें. द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यू सेलेक्ट. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन इज CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब हम क्या करें, इसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करें. तो यहां देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 2 यहां 2 यहां. ठीक है, तो हम क्या करें, इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे वाटर को 2 ऐड कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी. जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आप देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हो गए 4, राइट साइड में हमने कोई चेंज नहीं किया तो ये स्टिल रिमेन्स एज 4. बट एट द सेम टाइम लेफ्ट साइड में जब हमने ऑक्सीजन पे हमने यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया. दैट मीन्स दिस 1 चेंजेस इनटू 2 एंड नाउ दिस इज कंप्लीटली बैलेंस. सो जस्ट बाय यूजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला एंड ट्राई टू बैलेंस अदर कंपाउंड्स अदर फॉर्मूला यूजिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, तो बहुत इजीली हमने सिर्फ एक सिंगल स्टेप में देखा कि सारे एटम्स बैलेंस हो गए. एंड दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड. सो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से मेथड से हम किस तरह से इक्वेशन को जस्ट बाय सीइंग वी कैन अप्लाई एंड वी कैन बैलेंस द इक्वेशन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया. सेकेंड एग्जाम्पल है C6H6 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O. क्या किया हमने देखा कितने हाइड्रोजन है कितने कार्बन है. तो मैं एटम्स यहाँ लिख रही हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेफ्ट साइड मेरे पास 6 कार्बन है, राइट साइड में मेरे पास 1 कार्बन है. लेफ्ट साइड में मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है. लेफ्ट साइड में मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड में मेरे पास 3 ऑक्सीजन है. एंड दिस टेबल शोज कि हमारी इक्वेशन तो बैलेंस ही नहीं है. और जब हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो अब हम क्या करें, जब हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. तो हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ है, तो सबसे पहला काम है हमारा कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना. ठीक है, सो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ हमारे पास 1 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है. So when we have 6 carbon, what we do is, हमारे पास 6 कार्बन है, हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ वी हैव 12 कार्बन और मैंने इसको 12 कर दिया. जैसे ही मैंने इसको 12 किया मेरे पास कार्बन बैलेंस हो गए. आप देखिए यहाँ पे भी 6 इंटू 2 12 हो गए और यहाँ पे भी 12 हो गए. लेकिन इसको जैसे ही 12 किया, हाइड्रोजन आप देखिए हाइड्रोजन भी 12 हो गए और यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन सिर्फ 2 है. तो मैं अगर इस हाइड्रोजन में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हाइड्रोजन भी 12 हो गए. तो यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस कर दिए. बट एट द सेम टाइम ऑक्सीजन जो अकेला है इसको बैलेंस करना बहुत ईजी है क्योंकि ये अकेला है, इसको लास्ट में बैलेंस किया जाता है. तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 12 इंटू 2 24 प्लस 6 कितने हुए 30. और यहां हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, देखिए ऑक्सीजन सिर्फ 2 हैं. तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे. ठीक है, अब आप कहेंगे मैम आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया. हम डायरेक्टली भी तो यहाँ पे C6H6 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O करके भी कर सकते थे. अगर आप ऐसा करते, देखिए ध्यान से सुनिए, और मुझे 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ लगा देते, बैलेंस हो जाता. 6 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाती, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते. बट ऑक्सीजन हमारा आ जाता ऑड नंबर में, 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15. और यहाँ पे हमारे पास 2 है, हमें ऑड नंबर नहीं चाहिए. अगर ऑड नंबर होगा तो ये हमारा 15/2 हो जाएगा. सो उसी चीज को इक्वलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किया, सो दैट की इक्वेशन आपकी पूरी बैलेंस हो जाए. तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस करें और प्रैक्टिस करें. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को. सो थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर से इस वीडियो को दे दीजिए. कोई और चैप्टर भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस चैप्टर को बनाऊंगी. थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल.